सो हैंड आउट वन से शुरू करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से इसका हम एक रीकैप कर लेते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, हमने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस देखी थी और उसमें हमने ये बात की थी कि ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, स्पीकिंग, राइटिंग, यूजिंग सम अदर मीडियम वगैरह। और ये इसके थ्रू जो है हम या तो वर्ड, साउंड, साइंस वगैरह या बिहेवियर के थ्रू कोई बात पहुंचाते हैं या रिसीव करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स को। तो दिस इज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये यहाँ पे ज़रूरी है जानना कि कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बिटवीन मोर देन वन पीपल। तो या दो लोग होंगे, दो से ज़्यादा लोग होंगे, कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है। एक ही शख्स अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता। फिर हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस भी देखा था और इस प्रोसेस में हमने ये देखा था कि ये एक बहुत यानी कि इस तरह का स्टिल या वन साइडेड किस्म का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये टू साइडेड या मल्टीपल साइडेड प्रोसेस है कि जिसमें सेंडर जो है पहले मैसेज को सोचता है, फिर वो सोचता है कि मैंने इसको किस तरह से भेजना है, उस हिसाब से वो उसकी एनकोडिंग करता है, फिर मैसेज तैयार हो जाता है। उसके बाद वो कोई ना कोई चैनल यानी कोई माइक यूज करना है, मोबाइल यूज करना है, कोई ऐप यूज करनी है, वो चैनल डिसाइड करता है, उसके थ्रू अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। फिर रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, उसको डीकोड करता है, डीकोड करके वो फिर फीडबैक दोबारा सेंडर को देता है और इस तरह से ये कम्युनिकेशन चलती रहती है। और उसमें इर्द गिर्द की नॉइज या अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेज में कभी कभी खलल भी डालती है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो नॉइज को हमें कोशिश करना चाहिए कि मिनिमाइज करें या उसको हम फिल्टर आउट करें। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हमने देखे थे। यहाँ तक तो आपको सबको समझ आई भी थी ना। जी मैम। यस मैम। फिर उसके बाद यस हमने मैम। ये भी चीज़ें डिस्कस की कि जी हमें कम्युनिकेशन से क्या चीज़ रोकती है। तो हमारे स्ट्रेस या आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन हो सकते हैं। अगर हम फोकस नहीं कर रहे, लैक ऑफ फोकस किसी भी वजह से है, उसकी वजह से हम मल्टीटास्किंग, दो तीन काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी बात जो कर रहे हैं उसके साथ मैच नहीं करती तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है और कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं होती। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, या हम किसी तरह से गलत नेगेटिव मैसेज अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे को भेज रहे हो और बात कोई और कर रहे हो, तो उससे भी हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। और उसमें कुछ और फैक्टर्स, कुछ बैरियर्स हैं कि हम दूसरे को जज करें या पूरी तरह से अटेंशन ना दें, या बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो कि जिसमें हमें इन लफ्ज़ों के मतलब का ही नहीं पता, या अनवांटेड कोई चीज़, अनवांटेड बात की एडवाइस दे रहे हो तो वो भी जो है रिसीवर अच्छी तरह से रिसीव करना पसंद नहीं करते, या अवॉइडिंग द कंसर्न्स ऑफ अदर्स। अगर हम ये सारे काम करें तो ये बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगले हैंड आउट की तरफ चलते हैं। सो हैंड आउट 2 में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की बात की थी और उसमें 4 फीचर्स थे और ये हम लोगों ने एट लेंथ की थी कि अगर हम इंगेज लिसनिंग करें, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करें तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है। हम स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने आप को असर्ट करें एक रिस्पेक्टफुल वे में, अपने ओपिनियंस पहुंचाएं। और इसके अंदर की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी उन्होंने दी हुई थी, जैसे आप लोगों ने ये सब पढ़ी। तो इंगेज लिसनिंग के लिए आप कैसे फुली फोकस कर सकते हैं, आप अपने राइट ईयर को फेवर करें, अवॉइड इंटरप्टिंग और ट्राइंग टू रीडायरेक्ट करें, या अपनी जजमेंट को कंट्रोल करें, तब आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। और सही तरह से फीडबैक प्रोवाइड करें, तब आप बेहतर लिसनर बन सकते हैं। और आप ये भी सुने कि अगला बंदा क्या कह रहा है और उसके पीछे इमोशन कौन सा है, तब आप जो है इफेक्टिव लिसनर बन सकते हैं। फिर उसमें सेकंड जो चीज़ थी कि नॉन वर्बल सिग्नल्स को आपने इंटरप्रेट भी करना है और अपने भी कंट्रोल करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इंडिविजुअल लोगों का एक स्टाइल होता है, तो आपने हर बंदे के स्टाइल के हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करना है। फिर आपने ग्रुप नॉन वर्बल सिग्नल्स को अलग अलग नहीं देखना, आपने ये देखना है कि बहुत सारे अगर नॉन नेगेटिव किस्म के सिग्नल्स आ गए हैं तो उसके पीछे शायद कोई परेशानी हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सिग्नल्स एज अ ग्रुप, कि अगर कोई छोटी 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 उल्टी सीधी बात आपको किसी की तरफ से नॉन वर्बल सिग्नल्स के थ्रू आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा अपसेट है या गुस्से में है या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आपको अपने भी नॉन वर्बल सिग्नल्स को कैसे कंट्रोल करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जिस मौका मुनासिबत पे बात हो रही है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल सिग्नल, चेहरे के तासुरात को आपको कंट्रोल करना है। आप लोग फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, इनफॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, ये सब आपने किस तरह से करना है, आपने ये सारी बात पढ़ी थी।
ये आप लोगों को क्लियर था ना उस वक्त? यस यस मैम। मैम। ठीक हो गया। इसका थर्ड अब जो था पॉइंट वो यही स्ट्रेस की बात थी। तो स्ट्रेस में आपने किस तरह से ह्यूमर देखना है सिचुएशन के, आपने अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप लोगों ने जो है कॉम्प्रोमाइज करने की आप में आदत होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब जो है आपकी ही मर्जी चल सकती है और कब आपको दूसरों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है। उसके बाद फोर्स जो है असर्ट योरसेल्फ, कि किस तरह से अपने आप को आपने एम्पैथेटिक असर्शन कि एम्पैथेटिक असर्शन में एम्पैथी क्या होती है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए अपनी बात भी उस तक पहुंचा देनी है। या कोई बहुत बिजी है तो आपने समझना है कि अच्छा मैंने अपना पैगाम या कॉल को बहुत लंबा नहीं करना, मुझे जल्दी से बात करनी है। फिर आपने अपने जो क्या कहना चाहिए, पहले आप थोड़ी सी कम बात करें, फिर आप दूसरी दफा में आप उसको डिटेल में बताएं, फिर अगर मजीद उस बंदे को समझ नहीं आ रही तो आप फिर मजीद उसको क्या कहते हैं डिटेल भी दें और उसको रिमाइंडर भी दें। तो इसको कहते हैं एस्केलेटिंग असर्शन, कि पहले आप थोड़ी बात करें। यही नहीं कि एक दफा जाके किसी के सर पे हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए कि भाई मैंने कह दिया इसी वक्त उठ के ये हो जाए और ये हो जाए और ये हो जाए। नहीं, पहले आप आराम से एक दफा बात करें, आप देखें अगले का रिस्पॉन्स क्या है, उनके पास टाइम है नहीं है, आप उनसे टाइम सेट कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें। दूसरी मुलाकात में आप फिर वही बात जो करना चाह रहे हैं वो करें। अगर तब भी पॉसिबल नहीं है आप ये ट्राई करें कि शायद कोई रिटर्न तरीके से आप कम्युनिकेट कर लें। वो भी नहीं होता तो फिर आप उनके सुपीरियर्स के पास भी जा सकते हैं अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं ठीक आ रहा। तो इस तरह से स्टेप वाइज जो आप अपने आप को सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे इस हैंड आउट में। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा ही है। यस मैम। तो नेक्स्ट जब आपका था ना हैंड आउट, वो मैम। कम्युनिकेशन साइकिल का। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल वाला जो हैंड आउट है उसमें हम लोगों ने ये पूरी बात की है कि किस तरह से एक कम्युनिकेशन साइकिल जो उसमें एक एम होता है, ये कम्युनिकेशन साइकिल और कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आपस में काफ़ी इनका आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और ये सिमिलर भी हैं। तो इसमें आपका कोई एम होता है, फिर आप अपना मैसेज कंपोज या एनकोड करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट और डिलीवर करते हैं कि किस तरह से डिलीवर करना है। यहाँ से बैठ के फैसलाबाद में किसी बंदे से आपने बात करनी हो तो आप कैसे बात करेंगे? या तो आप रिटन फॉर्म को यूज करेंगे, मैसेज यूज करेंगे, ईमेल करेंगे, या आप टेक्स्ट करेंगे, या आप कॉल करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं बात कर सकते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि डिलीवर कैसे करना है मैसेज। देन अगले बंदे ने रिसीव करना है, एनालाइज और डिकोड करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें चेंज इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी वो करेंगे, और फिर अगली बात पहुंचाएंगे। तो ये साइकिल गोल गोल चलता रहेगा। इसमें आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने वो आपको क्वेश्चंस भी दिए थे किसके थ्रू आप देख सकें कि आपका एम क्लियर है, आपने इनकोड सही किया है या नहीं किया, आपने ट्रांसमिट करते हुए कोई गलती तो नहीं कर दी अपने ऑडियंस के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस अगर आपके ऑडियंस बच्चे हैं छोटे और आप बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका मैसेज इनकोड आपने ठीक नहीं किया। फिर आपके बॉडी लैंग्वेज में आपने रिसीविंग फीडबैक में आपने बॉडी लैंग्वेज को भी देखना। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे आप पूछ लें। ये तब भी आपको काफी क्लियर हो गया था। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी मैम, ये क्लियर है। हाँ जी, ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हैंड आउट नंबर 4 जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के फीचर्स की बात थी। वो आई थिंक आप लोगों को मैंने खुद से पढ़ने को भी कहा था। आई एम जस्ट ओपनिंग इट। जी, इंग्लिश लैंग्वेज के फीचर्स की बात की थी, इसके वावल कॉन्सोनेंट्स की बात इसमें है। ये आप लोगों ने किया था या नहीं किया था? इट्स वेरी सिंपल। जी मैम, किया था, ये पढ़ा था। जी, तो इसमें वावल्स और कॉन्सोनेंट की बात की थी कि अल्फाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं, 5 वावल्स होते हैं, बाकी सारे जो वोवल्स होते हैं, बाकी सारे हाँ जी कॉन्सोनेंट्स हैं। जी कॉन्सोनेंट्स। बिल्कुल। और फिर जो है सिंगल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं कि जिस तरह गो, ऑन, टन, इस तरह से। और उसके बाद कभी कभी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब है कि एक या दो कॉन्सोनेंट जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल हों, उसके बाद कोई वावल आए। तो जिस तरह ये वर्ड है प्रो, ओल्ड, स्प्री, इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जैसे ये स्प्री है, अब बाज लोगों को ये बुलाते हुए बहुत परेशानी होती है,
तो ये वो उसको स्प्री नहीं कैसे कहेंगे, वो इसको सप्री बोलेंगे। ये जैसे काफी लोगों को आपने सुना होगा कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो वो स्कूल नहीं बोलते, वो सकूल बोलते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रोनाउंसिएशन या स्पोकन लैंग्वेज सिखाएं। फिर वाउल्स जो हैं वो डिफरेंट उनका इस्तेमाल, और साउंड्स ऑफ इंग्लिश जो मैंने आपसे कही थी कि ये बहुत जिस तरह से आप अदायगी करते हैं तो इसको आप सिर्फ ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ ना भी हो, कि कुछ की आप आवाज निकालते हैं, वो वाइब्रेशन आप गले में पैदा करते हैं, कुछ वॉइसलेस होते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे ब, तो जरा ब बोलते हुए अपनी गर्दन पे हाथ रखें, ब ब ब ब, वाइब्रेशन होती है मैम। ज्यादा सारी वाइब्रेशन है। और अब हल्का सा बोले प, प प, प में वाइब्रेशन कम है या ज्यादा है? कम है मैम। कम। हाँ जी, तो वो देखें अब आपके लिप्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, जगह भी वही है, तरीका भी वही है, लेकिन ब वॉइस्ड है और प वॉइसलेस है, या अनवॉइस्ड भी कह देते हैं। ठीक है, तो जिसमें कम वाइब्रेशन होती है वो वॉइसलेस या अनवॉइस्ड होते हैं। ये तो हो नहीं सकता ना कि आवाज ही ना हो, वॉइसलेस ये वाला नहीं है कि उसमें आवाज ही नहीं है, तो वो तो फिर आप चुप ही बैठे रहें। लेकिन वाइब्रेशन जिसमें आप गले के मसल्स को इस्तेमाल करके ज्यादा आवाज पैदा करते हैं वो वॉइस्ड होते हैं, बाकी अनवॉइस्ड भी होते हैं। इसी तरह अगर आप डिफरेंस बाद में पता कर लीजिएगा जी का, ग का और क, तो जी में वाइब्रेशन ज्यादा होगी, क में वाइब्रेशन कम होगी। अच्छा, अब इसी तरह से आप स्टॉप करते हैं कभी कभी एयर फ्लो को कोई आवाज निकालने के लिए, तो आप प में एक दफा मुंह बिल्कुल बंद करके फिर हवा को एक दफा रिलीज करते हैं, एयर फ्लो को रिलीज करते हैं, तो प की साउंड आती है। इसी तरह गले में आप आवाज को स्टॉप करते हैं तो क की साउंड आती है। अपने दांतों के पास आप करते हैं तो ट की साउंड आती है। तो जब आप एयर फ्लो को एकदम से स्टॉप करके रिलीज करें तो उन वॉइसेस को स्टॉप वॉइसेस कहते हैं। फिर इसी तरह से कुछ वॉइसेस होती हैं जिनको फ्रिकेटिव, फ्रिक्शन पैदा करते हैं। आप जैसे फ, आप फ करें, स करें, श करें, तो आप एक प्रेशर पैदा करके, फ्रिक्शन पैदा करके हवा को उसमें से गुजार रहे हैं, एयर फ्लो को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो फ्रिकेटिव साउंड्स हैं। इसी तरह कुछ साउंड्स हैं वो नेजल होती हैं, जो नाक में आप लेके जाते हैं, जैसे आप नून गुन्ना की आवाज जो है इंग्लिश उर्दू में वो नाक में लेके जाते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई? जी मैम। अच्छा जी, और उसके बाद एफ्रिकेट साउंड्स की भी हमने बात की कि इसको कॉम्बिनेशन साउंड यूज करते हैं। जैसे आप च और ज की साउंड है, तो इसमें आप थोड़ी सी स्टॉप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रिकेटिव भी कर रहे हैं, दोनों को करेंगे तो ये एफ्रिकेट बन जाएगी, और ये च और ज साउंड्स हैं। फिर एल्वियोलर रिज की उन्होंने बात की। एल्वियोलर रिज मैंने आपको बताया था कि दांतों के पीछे जो आपके अपर साइड पे एक रफ सरफेस है उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। उससे पीछे जो आपका, जिसको उर्दू में तालू कहते हैं, तालू और सॉफ्ट वो जगह है थोड़ी, वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। और जो गले में जहां से हम निगलते हैं, हमारी लैरिंक्स होता है, उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कि जब आप इंग्लिश साउंड्स की बात करें तो हम इन सब की बात करते हैं, और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए। बाकी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और फोनोलॉजी की इन डेप्थ स्टडी कहीं फ्यूचर में जाके करेंगे तो वहां पे फिर आपको सब इंडिपेंडेंट इनकी इन डेप्थ स्टडी करवाई जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इंग्लिश साउंड की एक रिदम होती है कि इसमें आप कुछ चीज़ों को जल्दी क्लब करके बोल देते हैं, कुछ चीज़ों को आप थोड़ा स्लो करके बोलते हैं, लेकिन आप अपने वेरिएशन लाते रहते हैं, वरना आप रोबोट लगेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये जुमला बोलूं, दिस इज द स्पीड एंड cadence ऑफ हाउ यू से अ सेंटेंस, तो ये नेचुरल नहीं है। इंग्लिश का रिदम क्या है कि आप कोई फुल स्टॉप पे आप रुकते हैं, कॉमा पे रुकते हैं, एंड वगैरह के थोड़ी स्पीड स्लो कर लेते हैं। सो यानी मैं जुमला कहूंगी, दिस इज द स्पीड एंड केडेंस ऑफ हाउ यू से अ सेंटेंस। तो थोड़ा सा किसी जगह पे आप स्लो हो रहे हैं तो दिस इज द रिदम। बेटा आप लोगों में से किसी का माइक ओपन है, अभी वो आप बंद कर लो, जब बोलना होगा तो आप वो खोल लो। इंटोनेशन होती है, इंटोनेशन उतार चढ़ाव आवाज का, वो बहुत जरूरी होता है सरप्राइज शो करने के लिए, क्वेश्चन शो करने के लिए, या गुस्से में इंटोनेशन बढ़ जाती है। स्ट्रेस देते हैं आप उन चीज़ों पे कि जो आपने हाईलाइट करनी हो, जैसे उन्होंने एक जुमला दिया हुआ है और उसमें आप अगर इसको डिफरेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस दे के बोलेंगे तो डिफरेंट तरह का मतलब कन्वे होगा। जैसे आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर,
I brother was a bus conductor. तो इस तरह से आपका जिस वर्ड उससे पता चलेगा कि आप इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हैंड आउट की तरफ चलें। मैं आपको इसलिए ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों को आयशा आप अपना माइक परेशानी हो रही है तो वो आप लोगों की दूर हो जाए। अच्छा जी, अब हैंड आउट नंबर 5 की तरफ हम आ रहे हैं। हैंड आउट नंबर 5 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। वोकैबुलरी। जी, आपको म्यूट कर लिया अब। तो आपको अब ये इस हैंड आउट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपको भी पता है ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, वरना आप अनग्रामेटिकल टाइप के सेंटेंसेस या गलत टेंसेस वाले सेंटेंसेस बोल के कभी भी अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकते। आपको पता है कि पंक्चुएशन रिटन लैंग्वेज में कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी हो खास तौर पे, तो ये सारी चीजें जो आपने देखनी होती हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन सब कुछ करेक्ट हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये वाला हैंड आउट तो इट्स प्रीटी मच क्लियर। अगर इसमें कोई वैसे क्वेश्चन होगा तो मुझसे बाद में आप कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हैंड आउट इज, कहाँ गया नेक्स्ट हैंड आउट? हैंड आउट नंबर 6.1। आई थिंक ये मैंने नहीं करवाया था अभी। मैम बस यहीं तक करवाया, आपने आगे नहीं करवाया। नहीं, मैंने इससे आगे करवाया हुआ बेटे। आप लोगों को आगे मैंने सारी ऑडियोज भेजी हुई हैं, तो शायद स्किप हो गया हो आपसे। कौन बात कर रहा है? 11 तक तो मैंने अभी 11 वीक 11 के हैंडआउट्स तक तो मैंने अभी बात की थी। ओके, सो टॉपिक, सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट, आई थिंक ये मैंने करवाया ही नहीं है। अभी क्या करवाया था? नहीं मैम, ये वाला नहीं था। ये वाला नहीं करवाया, यही क्या है? ये वाला आपको नहीं करवाया, तो चलें इसका मैं अभी आपको ये अभी एक ओवरव्यू करके तो इसकी मैं एक सेपरेट रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ ताकि वो फिर एक स्टैंड अलोन भी हो जाए। तो बेसिकली टॉपिक, सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम एसे लिखते हैं ना, तो उसमें आपने अपने एसे का जो मेन मकसद है वो शुरू के सेंटेंस में ही बता देना है ताकि आपके रीडर को समझ आए कि वो जो बाकी चीज पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, तो उससे आप अपने मेन एम को और अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर देते हैं और बाद में जाके उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल देते हैं, तो उसको कहते हैं टॉपिक, सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट। तो ये हम इसकी अभी बात करते हैं इन डिटेल। अब मुझे पता चल गया कि हैंडआउट 6.1 जो है वो स्किप हुआ हुआ है अभी। चलें, इसके बाद हम लोगों ने किया था हैंडआउट 6.2। इसकी भी मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की थी, कोहेरेंस एंड कोहेजन, और ये काफी डिटेल में बात की थी। और कोहेरेंस, यस मैम। हाँ जी मैम। हम किस तरह से लॉजिकली सिस्टमैटिक तरीके से वन बाय वन करके पूरे टेक्स्ट को या पूरी स्पीच को प्रेजेंट करते हैं ताकि अगले बंदे को हमारी पूरी बात समझ आए। हम हैपहैजर्डली एक दो जुमलों को जमा करके ये नहीं कह सकते कि ये हमने जी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन कर ली। हमें तवज्जो देनी पड़ती है कि हमने पहले क्या बात करनी है, दरमियान में क्या बात करनी है और बात को ख़त्म कैसे करना है। तो उसको कहते हैं कोहेरेंस। और उसको कोहेरेंस को पैदा करने के लिए बहुत सारी कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं हमारे पास कोहेजन के लिए, कि जिसमें हम किसी तरह से अपने लिसनर को या रीडर को क्लू देते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कोई बात कर रहे हों और उसके बाद हम कहें एडिशनली, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट हमने पहले बोला है या लिखा है उसमें हम और ऐड कर रहे हैं। या हमने कोई चीज अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दी और हम कहें देयरफॉर, तो अब पता चलेगा कि अच्छा हम उसको समराइज कर रहे हैं। और अगर हम कोई एक बात बयान करें और फिर हम कहें हाउ एवर, तो इसका ये मतलब है कि हमने पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू अब डिस्क्राइब किया और अब हम शायद उसके ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट कोई बात भी आपके साथ पेश करने लगे, या ऑन द अदर हैंड करें तब भी ये बात होती है। तो इन कोहेसिव डिवाइसेस के थ्रू हम कोहेरेंस एंड कोहेजन पैदा करते हैं। राइटिंग में भी हम ये कर सकते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस की बात की कि हम ट्रांजिशन कैसे लेके आते हैं कि हम एक पैराग्राफ में एक बात करते हैं, फिर उसको मजीद इस तरह के वर्ड्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं या मजीद एग्जांपल्स लाते हैं, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। तो ये बोथ रिटन में भी होता है और स्पोकन लैंग्वेज में भी होता है। हम समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, तभी दूसरे को हमारे पूरी चीज़ों की बात की समझ आती है। तो ये था हैंडआउट 6.2। उसके बाद हम लोगों ने 7.1 भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि विच इज इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन।
तो उसमें इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन में आपने कम्युनिकेशन के सारी जो स्ट्रेटजीज अब तक आप लोगों ने पढ़ी हैं उन सब का ख्याल रखना होता है, और इसमें आपने ये भी देखना होता है कि आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी का हो, उसमें आलतू फालतू कोई बात ना हो, जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑडियंस के लिए नई भी हो लेकिन उसको वो समझ भी सकें, लेकिन वो किसी अच्छी जगह से, अच्छी सोर्स से आप वो कंटेंट उठाएं। फिर आपने ओरल प्रेजेंटेशंस में ह्यूमर भी लाना है ताकि आप इसको एक इंटरेस्टिंग भी बना सकें और अपने बात करने के स्टाइल को आप बहुत जो है वो दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बना सकें। फिर इसमें कोई ना कोई इंसाइट भी होनी चाहिए। इंसाइट होने से क्या मतलब है कि आप कोई इन डेप्थ बात करें कि जिससे अगला कुछ सोचे। ये नहीं कि खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए और वो कहें कि अच्छा इसको रट्टा मार लें या अच्छा हमने इसका क्या करना है। नहीं, उसमें कोई ना कोई ह्यूमन एस्पेक्ट उसका ऐसा करें कि वो उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचें या उसको अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करें, तो इसको कहते हैं इंसाइट। या आप उनको कोई ऐसा नया आइडिया दें कि जो वो कहें कि मैंने तो ये पहले कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट अबाउट इट। फिर आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप ना ये करें कि एक छोटी सी बात 4 घंटे पे ले जाएं, और ना ही ये करें कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को 2 मिनट में आप डिस्क्राइब कर दें। नहीं, बल्कि अप्रोप्रिएट टाइमिंग जितनी चाहिए आप उतनी करें। और फिर उन्होंने आप सारे ये पॉइंट्स किए थे कि अपना पैशन शो करें, अपने ऑडियंस की नीड आपको पता होना चाहिए, अपने कॉन्सेंट्रेट करें कोर मैसेज पे, कि अगर आप इधर उधर की एग्जांपल लेके आएं तो आपका बात घूम घुमा के फिर आपके सेंट्रल मैसेज पे आ जाए दोबारा। ये नहीं कि आपने एक बात शुरू की और दूसरी बात को कहीं और पहुंच गए, तीसरी बात में कहीं और पहुंच गए, चौथी में पता ही ना हो कि शुरू क्या की थी या करना क्या था। फिर आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए ऑडियंस से। फिर आपकी स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम आपका इम्पैक्ट जो है या आपका दूसरों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। और उसके बाद ये 10-20-30 रूल फॉर स्लाइड शो। 10-20-30 रूल क्या होता है कि आपकी एक अच्छा, आपने कोई इम्पैक्टफुल मैसेज शेयर करना है ना, तो आपकी 10 स्लाइड्स हों, इससे ज़्यादा ना हो कि फिर ऑडियंस थक जाते हैं। फिर आपकी प्रेजेंटेशन 20 मिनट हो, अदरवाइज वो उससे ज़्यादा वो उनका अटेंशन नहीं रहेगी। और फॉन्ट साइज जो है वो आपका 30 से नीचे ना हो। 30 फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज देख रहे हैं ना, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, तो ये यहाँ पे देखें इस वक्त ये फॉन्ट साइज मेरा 11 है, तो इसको मैं इंक्रीज करके यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि ये 30 से ऊपर आपका फॉन्ट साइज हो आपकी स्लाइड्स पे, ताकि रीडर्स को रीड करने में आसानी हो। ठीक है। फिर उसमें उसने कहा है कि यू हैव टू टेल स्टोरीज, ताकि आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट कर सके। फिर आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। फिर अगर इस पे आपकी मास्टरी आ जाएगी, आप इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यू कैन ऑल्सो रिलैक्स, ब्रीद एंड एंजॉय व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ओरल प्रेजेंटेशन जो है आप किस तरह से इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने हैंड आउट 7.2 में टिप्स की बात की थी कि जो आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, ओरल प्रेजेंटेशन। और वो काफ़ी ज़्यादा टिप्स थी कि आपने ऑर्गेनाइज करनी है अपनी थॉट्स को, डिफाइन टर्म्स करनी है, फिनिश कैसे करना है। पावर पॉइंट्स की टिप्स भी थी, बोलने की टिप्स भी थी इसमें, जैसे ये फॉन्ट साइज की भी उन्होंने बात की। तो ये आप इसमें से अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज उन्होंने आपको ये स्ट्रैटेजीज बताई थी, टिप्स बताई थी हैंड आउट 7.2 में, कि जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन या अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। चलें, ये मेरे सेशन खत्म होने लगा है, इसको बंद करके दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं, तो बाकी स्लाइड्स का भी रिकैप करते हैं और फिर अगला हैंड आउट भी करते हैं। ठीक है।